नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। क्रिमिनल में आज बात एक ऐसे साइको किलर की जो सिर्फ महिलाओं को अपना शिकार बनाता था, वो भी अधेड़ उम्र की महिलाओं को। एक ही इलाका, 1 साल और 6 बेरहम कत्ल। इस कातिल की जितनी खौफनाक कहानी है, उतनी दिलचस्प उसके पकड़े जाने की भी कहानी है। क्यों करता था वो महिलाओं का कत्ल? क्यों उसे महिलाओं से नफरत थी? बताएंगे आपको आज क्रिमिनल में। देखिए, सुनसान राहों का शैतान। वो साल था 2023। गर्मी का मौसम, जून का महीना था। यूपी के बरेली का शाही इलाका। एक महिला शाही के सरकारी अस्पताल से दवाई लेने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। परिवार उनकी तलाश में जुट गया। महिला का कोई पता नहीं चल रहा था, और जब महिला मिली तो हर कोई सन्न रह गया। क्या हुआ था धानवती के साथ, देखिए यह रिपोर्ट। की कातिल जिसके निशाने पर थी महिलाएं, खेतों में करता था बेरहम वार, महिलाओं को कहता था शिकार। ना कोई गवाह, ना निशान, दहशत की डरावनी दास्तान। तारीख 17 जून 2023। जगह यूपी के बरेली का शाही इलाका। जून महीने की एक तपती सुबह। उस दिन कुलचा गांव में सन्नाटा था। तेज गर्मी की वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में ही थे। गांव की रहने वाली एक महिला धानवती अपने गांव से 5-6 किलोमीटर दूर शाही में मौजूद सरकारी अस्पताल में दवाई लेने के लिए निकली। उन्हें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन देर शाम तक भी वो नहीं लौटी। परिवार परेशान हो उठा। काफी ढूंढने के बाद भी धानवती का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। वक्त बीत रहा था और साथ ही बढ़ रही थी परिवार की चिंता। परिजन धानवती की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। शाही से कुलछा गांव की दूरी 5 से 6 किलोमीटर की थी। ऐसे में ये पता करना कि धानवती कहाँ है बड़ा मुश्किल था। थक हार कर परिजनों ने अगले दिन यानी 18 जून को पुलिस को खबर की। उन्हें पूरी बात बताई। पुलिस के लिए ये खबर हैरान कर देने वाली थी। पुलिस भी परिजनों के साथ धानवती को तलाशने में जुट गई, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी धानवती की कोई खबर नहीं मिली। और फिर 19 जून 2023, 2 दिन बाद गांव का ही एक शख्स वहां मौजूद अपने गन्ने के खेत में मिट्टी लगाने गया था। तभी उस शख्स ने खेत में कुछ ऐसा देखा कि उसकी चीख निकल पड़ी। वो शख्स जानता था कि गांव की एक महिला 2 दिन से गायब है। वो फौरन धानवती के घर पहुंचा। उसने सभी को उस खेत की तरफ बुलाया। दौड़ते भागते लोग उस तरफ पहुंचे। वहां उनकी आंखों के सामने जो मंजर था, उसे देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई। खेत में धानवती की लाश पड़ी थी। उनके गले पर उन्हीं की साड़ी से बाईं तरफ फंदा लगा हुआ था। कपड़े अस्त व्यस्त थे, बिखरे हुए बाल, चेहरा नीला पड़ा हुआ था। उनकी चूड़ियां टूटी हुई थी, चप्पलें अलग अलग पड़ी थी। ये देखकर परिजनों के होश फाख्ता हो गए। धानवती की नब्ज टटोली गई। उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार वाले खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ये दवा लेने गई थी, मतलब सरकारी अस्पताल है साई में, तो वहाँ पर गांव की और भी औरतें जाती थी साथ में दवा लेने। उस दिन जो है औरतें सबको काम में लग गई, तो वो लगभग 8:30-9 बजे के आसपास में यहाँ से दवा लेने निकली थी। फिर वहाँ से मतलब 12 का समय हो गया, इतने समय हो गया। फिर हमने मतलब देखी कि घर पे नहीं आई अब तक, मतलब 1 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का आ जाती हैं। फिर इनने बच्ची ने पता करी कि मतलब घर पे नहीं आई मम्मी। फिर आसपास में सबने पता करी, हमें भी पता चली। हम खेत पे लोग काम कर रहे थे, भराई करने जिग चले गए थे तो कोटे का सामान लेने। फिर कोई उनका पता नहीं चला। फिर उसकी थोड़ी ढूंढा भी करीब जहाँ तक रिश्तेदारी मेहमानों में फ़ोन करा था। फिर और पुलिस में भी हमने सूचना मतलब गुमशुदगी की तहरीर दी थी। फिर तीसरे दिन हमारी गांव का व्यक्ति मतलब गन्ने में मिट्टी चाड़ने गया था, तो उसके पता चली कोई महिला उसमें पड़ी है। फिर उसने आके सूचना दी। फिर हम लोग और गांव के प्रधान जी सब लोग गए। फिर पुलिस भी आई। फिर उसका ग्रामीणों ने
परिजनों को संभाला और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। शाही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव और घटना स्थल को बारीकी से देखा गया। मौके और शव की तस्वीरें ली गई और फिर शुरू हुई मामले की जांच। पुलिस के सामने चुनौतियां कई थी। शव खेतों में पड़ा हुआ था, जहां ना तो कोई सीसीटीवी था, न ही कोई गवाह। कातिल का कोई निशान नहीं था। पुलिस जांच करती रही, लेकिन उसके हाथ खाली थे। 2 हफ्ते बीत चुके थे, पर कोई बड़ी लीड नहीं थी। और फिर तारीख 30 जून 2023, इसी शाही थाने में एक परिवार पहुंचा। माथे पर चिंता और आंखों में परेशानी लिए परिवार ने पुलिस वालों को एक हैरान कर देने वाली खबर दी। युवक ने पुलिस को बताया कि 29 जून 2023 को शाम के बाद से उनकी मां प्रेमवती की कोई खबर नहीं। वो शाम को 5:30 बजे खेत में चारा लेने गई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। परिवार ने पुलिस से प्रेमवती को ढूंढने की गुहार लगाई। परिवार अपने स्तर पर भी प्रेमवती की तलाश करता रहा और अगले दिन यानी 30 जून को सुबह 6 बजे अचानक एक खेत में फिर एक महिला की लाश पड़े होने की बात सामने आई। इतना सुनते ही परिवार के होश उड़ गए। वो भागते हुए खेत की तरफ पहुंचे। खेत में प्रेमवती की ही लाश पड़ी थी। इस महिला के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा धानवती के साथ। महिला के गले में बाईं तरफ उसी की साड़ी का फंदा लगा हुआ था। परिवार वाले टूट गए। दुख की कोई सीमा नहीं थी। चारा लेने गई, वो चरी का एक बार डाल गई, दोबारा गई। दोबारा लेने के बाद में दोबारा लौट के नहीं आई घर। फिर उनके लिए हमने शाम दिन में देकर टाइम पे उनके लिए ढूंढा, अब ये कहीं लौट के नहीं आई। उसके बाद में क्या कहते हैं, सारे खेत सारे खकोड़े हमने फिर थाने गए। थाने हमारे जो बोले जाओ दोबारा जाओ, और वे कहीं भटक गई हुई, दोबारा देखो जाके। हम लोग फिर आए लौट के। रात के 12 बजे तक हमने देखा, कहीं नहीं मिली। तो सुबह 4 बजे के टाइम 5-6 बजे के टाइम बॉडी मिली हुई उनकी। हाँ, फिर क्या रहा? फिर क्या शाही थाने वाले आए, फिर वो पोस्टमार्टम को ले गए। और गले हाँ, वो तो हमारी सासू माँ ने पहले ही क्या कहते हैं लट्टेबान से लड़ाई भई, तो उनके नाम लिखा रखे। हाँ, हम तो खेत में नहीं जाते, हमारे ससुरे वे जाते। फिर उसके बाद हमारी सासू माँ जाती, हमारी नंद जाती। हम तो खेत में नहीं जाते, एक दुकान धर ली, उस पर रहते हैं। ग्रामीण परिवार को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस हैरान भी थी और परेशान भी, क्योंकि इलाके में एक नहीं 2-2 हत्याएं हो चुकी थी, वो भी एक जैसे पैटर्न पर। यानी ये अब सीरियल किलिंग का मामला लग रहा था। तो क्या इन दोनों महिलाओं का कातिल एक ही शख्स था? और अगर हाँ, तो कौन था और वो कहाँ था? यही सवाल पुलिस को परेशान कर रहा था। अब पुलिस धानवती के साथ साथ प्रेमवती की हत्या की भी जांच में जुट गई थी। पर फिर वही चुनौतियां। सड़क किनारे सुनसान खेत, न सीसीटीवी न ही कोई गवाह। जांच चल ही रही थी कि तभी परिजनों ने पुलिस को दी एक हैरान कर देने वाली जानकारी। परिवार का कहना था कि हो न हो प्रेमवती की हत्या बदले और रंजिश में की गई है। तो क्या प्रेमवती और धानवती का हत्यारा एक ही था? क्या ये दोनों घटनाएं सीरियल किलिंग की थी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। पहले धानवती फिर प्रेमवती की मौत हो चुकी थी। बड़ी बेरहमी से दोनों का कत्ल किया गया था। सवाल यह था, क्या दोनों ही हत्याओं के पीछे एक ही कातिल था? हालांकि प्रेमवती के परिजनों का कुछ और ही कहना था। उनका मानना था कि प्रेमवती की हत्या बदले और रंजिश में की गई है। तो क्या यही सच्चाई थी? देखिए। पचास साल की प्रेमवती मवेशियों के लिए चारा लेने खेतों की तरफ गई थी। वो हर रोज अपने मवेशियों के लिए चारा लेने जाती थी। उस दिन भी वो चारा लेने गई थी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। और फिर कुछ ही दूरी पर एक गन्ने के खेत में प्रेमवती की लाश पड़ी थी। इस बार भी बिल्कुल वही पैटर्न, गले में बाईं तरफ साड़ी का फंदा लगा हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त। परिजन लाश देखकर बिलख रहे थे। तो क्या इस बार भी उसी साइको किलर ने धानवती के बाद प्रेमवती को मौत के घाट उतारा था? पुलिस जांच कर रही थी, तभी परिजनों ने पुलिस को एक बड़ी जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि गांव की ही एक भट्टा मालिक से उनके परिवार का विवाद चल रहा था। इसीलिए परिजनों ने प्रेमवती की गुमशुदगी की एफआईआर में अलीम और जगदीश समेत कुछ और लोगों के नाम लिखवाए थे। परिवार को शक था कि हो ना हो प्रेमवती की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। पुलिस को जांच के लिए एक दिशा मिल गई थी, लेकिन एक सवाल पुलिस के मन में भी था। अगर भट्टा मालिक ने प्रेमवती को मौत के घाट उतारा,
तो फिर थानपति का हत्यारा कौन था? क्या ये दोनों अलग अलग घटनाएं थी? क्या इन केस में किसी सीरियल किलर का हाथ होना अतिशयोक्ति था? पुलिस ने आरोपी भट्टा मालिकों के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जांच में आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले और फिर थक हार कर पुलिस पुरानी थ्योरी पर लौट आई, यानी वही सीरियल किलर वाला एंगल। तो फिर एक बार सवाल वही कि आरोपी कौन था? इसी उधेड़बुन में वक्त बीतने लगा। खुशकिस्मती ये थी कि काफी वक्त बीत चुका था और अब इलाके में कोई नई घटना सामने नहीं आई थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? गर्मी का मौसम बीत चुका था, इलाके में कोई नई हत्या की वारदात सामने नहीं आई थी। तजुर्बेकार पुलिस अधिकारियों को इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह नजर आ रही थी और वो थी गन्ने की कटाई। पिछली दोनों लाशें ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेतों में मिली थी और अब गन्ना कट चुका था। तो क्या इसका मतलब ये था कि नई फसल यानी मौतों का नया सिलसिला? पुलिस वाले हिसाब लगा रहे थे कि क्या वो ज्यादा सोच रहे थे या बिल्कुल सही सोच रहे थे? जवाब था हाँ, पुलिस का शक बिल्कुल सही था। वो महीना था नवंबर का और तारीख थी 20। खरसैनी गांव की रहने वाली 65 साल की दुलारो देवी खेतों में काम करने गई थी। शाम का वक्त करीब 6 बज रहा था। कई घंटे बीत गए लेकिन दुलारो देवी घर नहीं लौटी। परिवार वाले परेशान हो उठे। वो उनकी तलाश में जुट गए। क्योंकि दुलारो देवी खेतों की तरफ गई थी, इसीलिए परिवार वालों ने सबसे पहले खेतों का ही रुख किया। उनकी नजरें दुलारो देवी को तलाश रही थी और मन चिंता से भरा हुआ था। बगल के गांव में पहले थानपति और फिर प्रेमवती की मौत की खबर उन्होंने भी सुनी थी। इसी आशंका के डर से उनका दिल बैठा जा रहा था। कुछ ही देर की तलाश के बाद वही मिला जिसका उन्हें डर था। गन्ने के खेत में दुलारो देवी का शव पड़ा हुआ था। शव क्षत विक्षत था। जानवरों ने शव को कई जगह से नोच खाया था। परिवार ने पुलिस को खबर की। एक और महिला की मौत की खबर सुनते ही पुलिस के भी होश वाख्ता हो गए। वो समझ गए थे कि मौत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। पुलिस वाले आनन फानन में खरसैनी गांव पहुंचे। लाश के गले पर बाईं तरफ साड़ी का फंदा लगा था। कपड़े अस्त व्यस्त, बाल बिखरे हुए, यानी हूबहू वही तस्वीर, वही पैटर्न। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौत की वजह वही, गला घुटने से मृत्यु। पुलिस फिर एक बार जांच में जुट गई। इस बार प्रेशर ज्यादा था। 3 महिलाएं मौत के मुंह में धकेली जा चुकी थी। एक हफ्ता बीत चुका था। पुलिस के हाथ अब तक खाली थे, लेकिन उन्हीं हाथों ने उस दिन एक फोन उठाया। तारीख 26 नवंबर 2023। जगह बरेली का शीशगढ़ इलाका। वो नवंबर महीने की गुनगुनी दोपहर थी। 55 साल की उर्मिला देवी दोपहर में करीब 2 बजे अपने घर से खेतों की तरफ निकली। मवेशियों के लिए चारा लाना था। वो अकेली थी। खेत की तरफ बढ़ी, तभी उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक अधेड़ उम्र का एक शख्स उनके सामने खड़ा था। उर्मिला ने आसपास देखा, वहां उन दोनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। कई घंटे बीत गए, उर्मिला देवी घर नहीं लौटी। फिर वही सिलसिला, परिवार परेशान, तलाश शुरू, खेतों की तरफ दौड़ लगाना। और फिर खेत में जो मंजर परिवार ने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। उर्मिला की लाश पड़ी थी, कपड़े अस्त व्यस्त, बाल खुले हुए, संघर्ष के साफ निशान और गले में बाईं तरफ महिला की साड़ी से ही लगाया हुआ फंदा। पुलिस को बुलाया गया। शव देखते ही पुलिस ने माथा पीट लिया। कातिल उनसे 2 कदम आगे चल रहा था। अब तक इलाके में 4 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। शीशगढ़ और शाही इलाके में कोहराम मचा था। पुलिस अधिकारी घटनाओं की जगह के हिसाब से मैप बनाने बैठे। एक खास बात थी, सारी घटनाएं शाही इलाके के 25 किलोमीटर के घेरे के अंदर हो रही थी। मतलब साफ था, कातिल लोकल था। वो सिर्फ आसपास के गांव में ही घटनाओं को अंजाम दे रहा था और उसके निशाने पर थी सिर्फ अधेड़ उम्र की महिलाएं। तो क्या इस हिसाब किताब ने पुलिस को कातिल के नजदीक पहुंचाया? क्या कातिल पुलिस की पकड़ में आया या अभी और मौतों का सिलसिला बाकी था? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। शाही पुलिस लगातार हो रही हत्याओं की जांच में जुटी हुई थी। अब तक इलाके में 4 महिलाओं को मार डाला गया था, लेकिन तभी शाही पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक और महिला गायब थी, बगल के थाना इलाके से। तो क्या इस महिला का भी कातिल वही था जिसने अब तक 4 महिलाओं को मौत के घाट उतारा था? देखिए। पुलिस वाले लगातार उस कातिल की तलाश कर रहे थे
जिसने अब तक 4 महिलाओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। खेतों में ऊंचे ऊंचे गन्ने खड़े थे और ये फसल पुलिस के लिए परेशानी बढ़ा रही थी। और हुआ भी वही जिसका सभी को डर था। शाही पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। शाही पुलिस जिन हत्याओं की जांच कर रही थी उसमें एक कड़ी और जुड़ गई। बगल के शीशगढ़ थाने की पुलिस भी एक महिला के कातिल को तलाश रही थी। वो तारीख थी 31 अक्टूबर 2023, यानी उर्मिला देवी और दुलारो देवी की मौत से करीब 1 महीने पहले शीशगढ़ थाने में इकबाल नाम के शख्स ने पुलिस को एक तहरीर दी। उसने कहा कि 31 अक्टूबर 2023 को उसकी मां महमूदन खेतों से चारा लेने गई थी, लेकिन कई घंटों बाद भी वो नहीं लौटी। परिवार ने उनकी तलाशी शुरू की। थक हार कर परिवार वाले इसी शीशगढ़ थाने पहुंचे। शीशगढ़ पुलिस को शाही इलाके में मिली महिलाओं की लाशों के बारे में जानकारी थी। हालांकि उन घटनाओं को 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस ने बिना वक्त गवाए महमूदन को तलाशना शुरू किया और फिर मिली एक और लाश। गांव की एक खेत में महमूदन की लाश पड़ी थी। इस बार भी वही तस्वीरें। महिला के दुपट्टे से उसकी बाईं तरफ फंदा लगा हुआ था। आसपास संघर्ष के साफ निशान मौजूद थे। महमूदन 5वीं शिकार थी और शिकारी यानी कातिल का अब तक कोई अता पता नहीं था। तो क्या कातिल ऐसे ही महिलाओं को मौत के घाट उतारता रहा? पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। जवाब है मिला, बिल्कुल मिला। अब ये मामला बड़ा हो चुका था। जांच सिर्फ शीशगढ़ और शाही थाने तक सीमित नहीं थी। कातिल लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था और ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी खुद मामले को अपने हाथों में ले चुके थे। तभी पुलिस को 2 ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी मिली जिन्होंने ये दावा किया कि कातिल ने उन्हें भी शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच निकली। पुलिस ने उनसे हुई बातचीत के आधार पर कातिल का स्केच बनवाया, यानी धुंधली ही सही, लेकिन पहली बार पुलिस के हाथ में एक तस्वीर थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के नेतृत्व में थाना शाही और शीशगढ़ में 2023 और 2024 में जो लगातार हत्याएं हुई थी, इनमें काफ़ी सारी समानताएं थी। ऐसी 6 हत्याएं हुई थी जिनका अनावरण नहीं हुआ था और इनकी समानताओं को देखते हुए और उस एरिया में उन जो 2 थाने थे, लगभग 25 किलोमीटर के रेडियस का वो एरिया था जहाँ पर जो लोकल एरिया में काफ़ी ज़्यादा भय व्याप्त था और ये सारी जो हत्याएं हुई थी, ये महिलाओं की हत्याएं हुई थी। ऐसे 6 मामले थे जिनका खुलासा नहीं हुआ था, जिसमें जो अपराधी था वो पकड़ा नहीं गया था। इसमें बहुत ही वृहद स्तर पर इसमें कार्रवाई हुई थी, इसमें खोजबीन हुई थी और एक वृहद ऑपरेशन तलाश ये श्रीमान एसएसपी महोदय के द्वारा ये शुरू किया गया था, जिसमें कि 22 टीमों का गठन किया गया। पुलिस स्केच के आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ में जुट गई, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चला। जांच जारी थी। उधर अब मौतों की कोई नई अपडेट नहीं आ रही थी, न ही शाही इलाके से और न ही शीशगढ़ इलाके से। पुलिस को लगा शायद कातिल सतर्क हो गया है और अब वो पकड़े जाने के डर से शांत बैठ गया है। फिर से गन्ने की फसल कटी और नई फसल का वक्त आ गया। खेतों में खड़ा गन्ना बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी थी पुलिस की चिंता। पुलिस वालों को आशंका थी कहीं फिर से कातिल एक्टिव ना हो जाए, और हुआ भी वैसा ही। तारीख 2 जुलाई 2024। शाम के वक्त हौसपुर का रहने वाला एक परिवार घबराया हुआ थाने पहुंचा। उन्होंने पुलिस को कहा उनके परिवार की एक महिला 2 दिन से गायब है। ये जानकारी पुलिस के पैरों तले जमीन खींच लेने वाली थी। पुलिस ने फौरन घटना की जानकारी नोट करना शुरू किया। सोमपाल नाम के शख्स ने एफआईआर कराई। उसने बताया कि उसकी पत्नी अनीता देवी उम्र 46 साल 1 जुलाई 2024 को अपने मायके खिरका के लिए निकली थी और अगले दिन यानी 2 जुलाई को वो खिरका से वापस अपने ससुराल हौसपुर के लिए सुबह 11 बजे निकली। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं पहुंची। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। वो अनीता देवी की तस्वीर हाथ में लिए पुलिस से उसे ढूंढने की गुहार लगा रहे थे। पुलिस परिवार के साथ महिला को तलाशने में लग गई और फिर देर रात अनीता देवी का शव एक गन्ने के खेत से बरामद हुआ। परिवार सदमे में था और पुलिस बेबस। ये इलाके में 6ठी महिला की हत्या थी। पुलिस दिन रात जांच में जुटी हुई थी। पुलिस ने सारे मामलों की फाइलें एक साथ रखी। कोई सीरियल किलर लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा था। सवाल ये था, क्या ये एक आदमी था या कई लोगों का गिरोह? सभी महिलाओं की लाशों के साथ कई चीजें कॉमन थी। सभी महिलाओं के शव खेत में मिले थे। सभी की उम्र 40 से 55 साल के बीच थी। घटना के वक्त सभी महिलाएं अकेली थी।
सभी की हत्या गला घोंट कर की गई थी। महिलाओं की साड़ियों से ही फंदा बनाया गया था। एक साल 6 महिलाओं की हत्याएं, वो भी एक ही पैटर्न पर। कातिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने हर पैंतरा आजमाया और फिर उसकी कोशिश रंग लाई। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में आने वाला था। कैसे पुलिस कातिल तक पहुंची? कौन था कातिल? क्यों करता था वो महिलाओं का कत्ल? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। पच्चीस किलोमीटर का इलाका, अलग अलग गांव और एक के बाद एक 6 बेरहम कत्ल। पुलिस के ऊपर हर तरफ से प्रेशर था। पुलिस की किरकिरी हो रही थी, विभाग पर लगातार सवाल उठ रहे थे। पुलिस के पास आरोपी का स्केच तो था लेकिन आरोपी नहीं। आखिर कौन था हत्यारा और क्यों उसने महिलाओं का कत्ल किया? इसका जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूपी का बरेली जिले के 2 थाना क्षेत्र यानी करीब 25 किलोमीटर का इलाका, अलग अलग गांव में 6 महिलाओं की हत्याएं। कोई सीरियल किलर लगातार अधेड़ उम्र की महिलाओं को निशाना बना रहा था। इलाके के लोग दहशत में थे। अब महिलाएं घरों से निकलने में कतराने लगी थी। पुलिस की जांच जारी थी। हर बीतता पल पुलिस के लिए भारी पड़ रहा था। कई टीमें बनाई गई, कई थानों का बल उसी इलाके में तैनात कर दिया गया। एसएसपी ने कातिल को पकड़ने के लिए एक अभियान छेड़ दिया। नाम दिया गया ऑपरेशन तलाश। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। टोटल ऐसे 6 अभियोग थे, जिनमें से 4 शाही के थे और 2 शीशगढ़ के थे। इन सभी में जो 6 प्रकरण मैं बता रहा हूँ हत्या के, इन सभी में कुछ समानताएं थी। जैसे कि सभी में अधेड़ उम्र की महिला की हत्या की गई थी। सभी केसेस में जो बॉडी थी वे खेत में मिली थी और जो ये खेत थे वो गन्ने के खेत थे। साथ ही जो हत्या करने का तरीका था वह भी समान था, जिसमें कि स्ट्रैंगुलेशन किया गया था। गिरफ्तारी के जो हमने प्रयास किए थे वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर किए थे। मैंने जैसा कि बताया, ऑपरेशन तलाश में 22 टीमों का गठन हुआ था। 25 किलोमीटर के एरिया को हमने निर्धारित किया था, जीरो आउट किया था, जिसमें कि 1500 सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस थी उस एरिया में, उनको एनालाइज किया था। पुलिस ने जो स्केच बनवाया था, पुलिस उस स्केच को दिखाकर तो लोगों से पूछताछ कर ही रही थी, लेकिन जांच के इस पुराने तरीके के अलावा पुलिस हाईटेक तरीके से भी कातिल को धर दबोच देना चाहती थी। इलाके में पहले से मौजूद 1500 कैमरों की फुटेज खंगाल डाली गई, कोई क्लू नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने 600 नए कैमरे लगवाए ताकि कातिल के बारे में कोई सबूत, कोई लीड मिल सके। इसमें 600 नए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे उस अपराधी को पकड़ने के लिए। और जो सीरियल किलिंग में जैसा अमूमन होता है, ऐसे मॉडस ऑपरेंडाई हम लोगों ने स्टडी किए थे और गैर राज्यों में जाकर भी जहां पर कोई सीरियल किलर ऐसे पकड़े गए थे, उनकी भी हमने जानकारी की, उनको भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उन्होंने हत्याएं की थी। क्लिनिकल साइकोलॉजी विशेषज्ञ से भी हमने बातचीत करी थी, उनसे परामर्श लिया गया था। डेकॉय हमने स्थापित किए थे, जो 22 टीमें थी, उनमें से कई ऐसे थे जिनको डेकॉय के रूप में स्थापित किया था। बॉडी वॉर्न कैमरों का काफ़ी अच्छे स्तर पर हमने यूज़ लिया था और जहाँ जहाँ घटनाएं हुई थी उन सभी को गूगल मैप पर मैप करके, उनको चिन्हित करके जो एरिया था उसको हमने जीरो डाउन किया, उसको हमने डिमार्केट किया। ये घटना नेशनल खबर बन चुकी थी। पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी। ऐसे में बरेली पुलिस पर आला अधिकारियों के साथ साथ सरकार का भी प्रेशर बढ़ रहा था। इसीलिए कातिल को पकड़ने के लिए एक और चाल चली गई। महिला पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में कातिल का पता लगाने के लिए भेजा गया। उन्हें डेकॉय के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप जो ये अपराधी था, इसका नाम कुलदीप गंगवार, ये नवाबगंज थाना क्षेत्र जनपद बरेली का रहने वाला था। इसको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया और जो पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। ये व्यक्ति अकेला रहता था, अपने घर से दूर। इसकी शादी हो चुकी थी लेकिन पत्नी इसको छोड़कर जा चुकी, क्योंकि ये काफ़ी वायलेंट था अपनी पत्नी के साथ में।
इससे जब और गहराई से पूछताछ की गई इसके बचपन के बारे में, इसकी जो पहले की लाइफ थी उसके बारे में, तो इसने बताया कि किस प्रकार से इसको ये लगता था कि इसके पिता ने और इसकी सौतेली माँ ने मिलकर इसकी जो माँ थी उसको मार दिया था। तो पुलिस की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पुलिस को हूबहू वो शख्स मिल गया जिसका स्केच बना था। नाम कुलदीप गंगवार। शक्ल से मानसिक तौर पर विक्षिप्त दिखने वाला, पतली दुबली कदकाठी वाला एक ऐसा शख्स जो अकेला ही रहता था। वो पैदल ही पूरे इलाके में घूमता रहता, कभी अपने घर रहता, कभी अपनी बहन के घर और कभी किसी मंदिर में ही सो जाता। पुलिस उसकी पहचान कर चुकी थी, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे फौरन गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने उस आरोपी साइको किलर से एक एक जुर्म कबूल करवाने के लिए एक बड़ी चाल चली। पुलिस को पता चला कि कुलदीप की शादी 2014 में भानपुर गांव की रहने वाली लॉन्गश्री नाम की एक महिला से हुई थी, लेकिन कुलदीप शादी के बाद उससे मारपीट करने लगा। परेशान पत्नी 3-4 साल बाद ही कुलदीप को छोड़कर चली गई। कुलदीप फिर शादी करना चाहता था, वो किसी महिला के साथ रहना चाहता था। इसीलिए पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल को तैयार किया। एक पुरुष पुलिसकर्मी कुलदीप से मिला। उसने कहा कि वो अपनी बहन, जो असल में एक महिला कांस्टेबल थी, उसकी शादी कुलदीप से कराना चाहता है। ये सुनते ही कुलदीप की बाँछें खिल गई। धीरे धीरे उस पुलिसकर्मी से कुलदीप की दोस्ती हो गई और इसी भरोसे में कुलदीप ने एक एक कर 6 हत्याओं की बात कबूल कर ली। वो नहीं जानता था कि उसकी हर बात, हर खुलासा वहाँ रिकॉर्ड हो रहा था। जब कुलदीप के पास बताने को कुछ नहीं रहा, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया और उसकी रिमांड मांगी। छानबीन में पुलिस को उसके ठिकाने से अनीता देवी के लिपस्टिक और बिंदी, प्रेमवती का हसिया, धानवती का आधार कार्ड, महमूदन का हसिया बरामद हुआ। कुलदीप ने ये सारी चीजें अपने लिए ट्रॉफी के तौर पर संभाल कर रखी थी। इसमें हमें 2 ऐसे केसेस मिले थे जहां पर प्रयास किया गया था इस व्यक्ति के द्वारा। उन महिलाओं से हमने जब बातचीत करी, उनकी बातचीत के आधार पर उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके आधार पर हम लोगों ने स्केच विशेषज्ञ को बुलाकर स्केचेस भी बनवाए और इनको सर्कुलेट किया। और जो हमारी डिकॉय टीम्स थी और ये जो स्केचेस थे, इनकी हेल्प से इस अपराधी को, इस कुख्यात अपराधी को हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया। कातिल पकड़ा जा चुका था, अब वो सलाखों के पीछे था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कुलदीप गंगवार क्यों हत्याएं करता था? वो क्यों महिलाओं को ही शिकार बनाता था? इसका जवाब बरेली के एसपी सिटी मानुष पारिक ने जब दिया तो हम भी हैरान रह गए। इसमें प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई क्योंकि काफ़ी गंभीर मामले थे। और इसमें जब इससे पूछताछ हमने की, सीन रिक्रिएट कराया, तो इसमें यह भी चीज़ सामने आई कि एज ए सीरियल किलर यह व्यक्ति जितने भी ये घटनाएं कारित करता था, हर घटना से कोई न कोई निशानी ये लेकर जाता था, जिसको कि जो क्रिमिनोलॉजी है उसमें ट्रॉफी कहा जाता है। सीरियल किलर्स अक्सर ऐसा काम करते हैं कि जो वो घटनाएं कारित करते हैं उनसे कोई न कोई निशानी, कोई न कोई याददाश्त वो लेकर जाते हैं। तो जब हमारी टीम ने गिरफ्तारी के उपरांत इस अपराधी की हमने कस्टडी ली और सर्च कराया, तो उसमें ये चीज़ें भी बरामद हुई। ये मैंने जैसे कि बताया, ऑपरेशन तलाश ये शुरू किया गया था श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा। इसमें टोटल 1500 कैमराज का हमने अवलोकन किया था, जिसमें कि 600 नए कैमराज हमने लगवाए थे और 1 लाख के ऊपर फ़ोन नंबर्स को हमने स्टडी किया था, एनालाइज किया था। यही नत्थू देवी, कुलदीप की मां। कुलदीप को लगता था कि नत्थू देवी ने उसके पिता बाबूराम के साथ मिलकर उसकी असली मां को मार दिया था। इसीलिए उसे अधेड़ उम्र की औरतों में अपनी सौतेली मां का जुल्म ही नजर आता था और पत्नी के चले जाने के बाद शादीशुदा जीवन का सुख भी नहीं रहा। नतीजा, कुलदीप की इच्छाएं जागने लगी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। बरेली में 2 साल पहले एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी, जिसमें एक ऐसा शख्स जो केवल अधेड़ उम्र की महिलाओं को ही टारगेट करता था, जिसकी वजह से महिलाएं अकेले बाहर निकलने से डरने लगी थी। एक ऐसा साइको किलर जो केवल महिलाओं को ही निशाना बनाता था और एक ही तरीके से उन्हें मौत के घाट उतार देता था। सबका तरीका लगभग एक जैसा था। एक झटके में वो उसी महिला के दुपट्टे से नोट लगाकर
उसे मौत के घाट उतार देता था। बताया गया है उसका मोटिव कोई लूटपाट या शारीरिक संबंध बनाना नहीं था, बल्कि बचपन में घटी एक ऐसी घटना थी जिसमें उसने अपनी सौतेली माँ और अपने पिता को, अपनी सगी माँ को मारते हुए देख लिया था। अब हर अधेड़ महिला में उसको अपनी सौतेली माँ दिखाई देती थी, जिसको वो मार देना चाहता था। पुलिस को इस साइको को पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी और 1500 कैमरे लगभग लगाए गए और कुछ पुलिसकर्मियों को भेष बदलकर खुलासे के लिए लगाया गया। तब जाकर ये साइको किलर का स्केच तैयार हो पाया। एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री सुलझ चुकी थी। 6 हत्याओं का आरोपी कुलदीप अब जेल में है। कानून उसे उसके किए की सजा देगा। शाही और शीशगढ़ इलाके की महिलाएं पहले की तरह बेखौफ होकर बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन आज भी उस साइको किलर की कहानी जब शाही के लोग याद करते हैं तो अंदर तक सहम जाते हैं। एनडीटीवी के लिए बरेली से रणदीप सिंह की रिपोर्ट।